नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग शनिवार को दोपहर 3 बजे करेगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चल रही बैठक खत्म हो गई है और वहीं इस बैठक में लगभग 45 मिनट तक चली और नवनियुक्त आयुक्तों के औपचारिक स्वागत के बाद पूर्ण आयोग यानी कि फुल कमीशन की मीटिंग शुरू हुई थी। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में करवाए गए थे। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। नतीजे 23 मई को आए थे और उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, जिसमें से 67% वोट डाले गए थे। तो चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और कल चुनाव का शंखनाद भी हो सकता है। तो ऐसे में कल कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तारीखें आ सकती हैं। तो 3 बजे शेड्यूल जारी किया जाएगा और तभी पता चलेगा कि चुनाव आयोग ने वो कौन सी तारीख तय की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी खबर सामने आ रही है कि त्योहारों का जो सीजन चल रहा है, चुनावी माहौल जो चल रहा है, उसकी तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। क्या है पूरी जानकारी और क्या हुए हैं आज की सूचना में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगर बात की जाए सूचना आयोग की, तो आज सूचना आयोग जो बैठक किया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जाहिर सी बात है कि इसमें ज्वाइनिंग भी हुई है। दोनों नए सूचना आयोग तो आज ज्वाइन कराए गए हैं। उसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि 2019 में जो चुनाव कराए गए थे, लोकसभा चुनाव कराए गए थे, वो 7 चरणों में कराए गए थे। तो कितने मतदाता हैं और इस बार कितने मतदाता हैं उनको टोटल संख्या में। और दूसरी चीज आपको बता दें कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर जिस तरह से सारी पार्टियां कमर कस चुकी है, उसी तरीके से अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह से कमर कस चुका है, अब पूरी तैयारी कर चुका है। और कल इसी को लेकर कल चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी है, उसी को लेकर बैठक होनी है और कल तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा कि कितनी तारीख से चुनाव करवाया जाएगा। जी राजेश, अगर बात की जाए तो किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी कल ऐलान हो सकता है? अगर बात की जाए विधानसभा के चुनाव को लेकर, तो बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसी तरह से कुछ विधानसभा भी है जहां पे चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। उनकी भी तारीखों का ऐलान ही संभवतः कल ही हो जाएगा। जी राजेश, अगर बात की जाए कि इस बड़ी खबर के आने के बाद से सियासी गलियारों में कितनी हलचल देखने को मिली है? बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से चुनाव आयोग ने पूरी तरह से कमर कस लिया है और पूरी तैयारी कर चुका है और संभवतः है कि कल तारीखों का ऐलान भी कर देगा, तो उसको लेकर सारी पार्टियां भी बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस ली है और अपनी चुनावी तैयारी, अपने चुनावी एजेंडे जो है, सारी चीजों पर सारी पार्टियां भी बिल्कुल पूरी तरह से कमर कस चुकी है और अपने रोड मैप भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर चुकी है। जी राजेश, अगर बात की जाए कल के कार्यक्रम को लेकर, तो कल के चुनाव आयोग के कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा? तो अगर बात की जाए कल के चुनाव आयोग के कार्यक्रम को लेकर, तो बिल्कुल बात सही है कि जो कल का चुनाव आयोग का कार्यक्रम है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ में जो दोनों चुनाव आयुक्त आज ज्वाइन कराए गए हैं, ये भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उसमें मौजूद रहेंगे। और चुनाव आयोग के जो भी कर्मचारी, जो पदाधिकारी हैं, वो पूरी तरह से वहाँ मौजूद रहेंगे और चुनाव की तारीखों के लेकर उसमें चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव आयोग की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन सारी चीजों पर कल चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद।
सीएए लागू होने के बाद राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है और आज जुमे की पहली नमाज है। ऐसे में मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि जुमे की नमाज पर प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ाई गई और राज्य में आज मस्जिदों के पास भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा और किसी भी असामाजिक तत्वों पर नजर स्पेशल तरीके से रखी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। तो ऐसे में इसके साथ विरोधियों पर भी नजर रखने और नमाज सकुशल संपूर्ण कराने के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आदेश दिए हैं। एक तस्वीर देखी थी 2019 में हमने, जब सीएए लागू करने की बात जिक्र छिड़ा था, तब अराजकता फैलाने के जगह जगह पर कई तरह से अराजकता फैलाई गई थी और उस दिन भी जुमे की नमाज थी और आज भी कुछ ऐसा ही है। तो सीएए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऐसे में लगातार भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगाहें रखी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, सीएए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जब 2019 में सीए एनआरसी लागू होने की जब बातें सामने आई थी तो उस समय पूरे प्रयागराज सहित तमाम जो प्रदेश के अन्य स्थानों पर इसको लेकर विरोध हुए थे। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इस समय रमजान का पाक महीना उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज जुमे का पहला नमाज, अगर हम प्रयागराज के मस्जिदों की बात करें तो प्रयागराज के मस्जिदों में आज लोगों ने जुमे की नमाज अदा की है। यहाँ पर लोगों ने देश में अमन चैन की, शांति की दुआएं मांगी है। तो निश्चित रूप से जो प्रयागराज की तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही है, क्योंकि प्रयागराज को पूरे विश्व में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। क्योंकि प्रयागराज की जितनी भी मस्जिदें, आज वहां पर सकुशल जुमे की नमाज अदा की गई है और लोगों ने देश में अमन चैन शांति की दुआएं मांगी है। मस्जिदों के बाहर क्या माहौल देखने को मिल रहा है पवन? बिल्कुल सबसे, अगर हम तस्वीरों की बात करें तो आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी कि देखिए आपको तस्वीरों में किस तरीके से लोग हैं जो आज जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में आए हैं। और साफ तौर पर तस्वीरें ये दिखा रही है कि क्यों प्रयागराज को पूरे विश्व में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। क्योंकि तमाम ऐसे तस्वीरें हमने देखी है, तमाम ऐसे प्रमुख त्योहारों पर भी हमने देखी है जब हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जो भाई है, जो लोग हैं, वो एक दूसरे से मिलकर त्योहारों को, खुशियों के साथ मनाते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रयागराज की तस्वीरें यूं ही पूरे विश्व में पटल पर अपनी पहचान रखती है, क्योंकि प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती है। हालांकि हम लोगों से बातचीत भी करेंगे जो दर्शकों के बीच जो वहां पर लोग उपस्थित हैं, लागू किया गया है और आज रमजान का पाक महीना चल रहा है और आज पहला जुमे की नमाज थी। आप लोगों ने नमाज अदा की है, तो किस तरीके से आप लोग क्या देख रहे हैं कि सीए पर क्या प्रतिक्रिया है, कैसा आप लोग लग रहा है? और न जो रमजान का महीना होता है कितना पाक होता है, किस तरीके से इसमें दुआएं की जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रमजान का जो महीना है हमारे इस्लामिक साल का सबसे पाक और पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में हम लोग पूरे श्रद्धा से इबादत, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग अल्लाह की इबादत में अपना व्यतीत करते हैं, क्योंकि इस महीने में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इस महीने में जितना हम लोग इबादत करेंगे, जितना गरीबों की मदद करेंगे या अपने गुनाहों से जितना तौबा करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोगों को अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बात करें अगर सीए की, तो सबसे पहले मैं अपने उन मुस्लिम भाइयों को यह पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि सीए को पहले सही से उनको समझना होगा कि सीए वास्तविक रूप से है क्या। सीए के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कि सीए जो है ये भारत की नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का कानून है। तो सीधे तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो मुस्लिम घुसपैठी आके भारत में आते थे और यहाँ पे रहते रहते यहाँ की नागरिकता लेने के बाद यहाँ पे तमाम तरह के गलत कार्यों में लिप्त हो जाते थे, जिससे कि जो भारत के मूल मुसलमान थे उनको उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते थे। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मूल मुसलमान जो भारत के हैं, ये उनकी नागरिकता जाने का कोई सवाल नहीं है। वहां से जो तीनों देश के मुसलमान यहाँ पे आके रहते थे, ये उनको नागरिकता न देने का कानून पास हुआ है।
आज आप लोगों ने जुमे की नमाज अदा की है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो किस तरीके से आप लोगों ने दुआएं की हैं? हम लोगों ने दुआएं की है, भारत में अमन चैन कायम रहे और जिस तरह से मुस्लिमों के अंदर एक भय और डर व्याप्त हो रहा है, भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसा माहौल बनाए जहां पे मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और मुस्लिम जिस तरह से मुस्लिमों के अंदर डर भाव पैदा हो रहा है वो खत्म हो, और हम लोगों ने यही दुआ की कि भारत में अमन चैन कायम हो। बिल्कुल, तस्वीरें स्वप्निल साफ तौर पर दिखा रही हैं कि देखिए किस तरीके से प्रयागराज में जो मस्जिदें हैं, वहां पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो उन्होंने दुआएं की है कि पूरे देश में अमन और चैन बना रहे। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रयागराज में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने का जो विरोध अन्य स्थानों पर देखा जा रहा है, वो प्रयागराज के लोगों में नहीं है। हालांकि प्रयागराज के लोग वो पूरी तरीके से जागरूक है। अगर हम बात करें जितने भी मस्जिदें हैं, वहां पर एहतियातन तमाम स्थानों पर पुलिस के टीमों की तैनाती की गई है। जिले के आला अधिकारियों द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर, किसी अन्य सोशल साइट पर किसी तरीके की ना अफवाहें फैलाएं, ना ही अफवाहों के बीच में पड़े, क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर लोगों ने पवन अगर बात की जाए नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो मस्जिद के बाहर और मस्जिद के अंदर कैसी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली? जी बिल्कुल, देखिए प्रयागराज, जैसे मैंने पहले कहा कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के लिए जाना जाता है। प्रयागराज में जितनी भी मस्जिदें हैं, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की है। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने दुआएं की है कि पूरे देश में अमन और चैन बना रहे। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट में तमाम जो स्थान है जहां पर मस्जिदें हैं, वहां पर एहतियातन पुलिस के टीमों की तैनाती की गई, क्योंकि ऐसे कई स्थानों पर तमाम जो अराजक तत्व होते हैं इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं या लोगों में इस तरह की एक अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो आला अधिकारी है वो साफ तौर पर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि इस तरीके की किसी भी अफवाह में न पड़े। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रयागराज की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से बेहतर नजर आ रही है और आज जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हुई है। जी स्वप्निल। पवन, अगर बात की जाए सुरक्षा के लिहाजे से कितने जोन में एरिया को डिवाइड किया गया है, और क्या प्रयागराज में भी संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में डिवाइड किया गया है क्या प्रयागराज को? पवन जी बिल्कुल, चूंकि जब हम बीते वर्ष हमने जब देखा, जब सीए एनआरसी कानून बिल लाने की जब चर्चा हुई थी, जब बात हुई, तो प्रयागराज में इसका खासा विरोध देखने को मिला था। हालांकि एहतियातन आज पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है। तमाम जो संवेदनशील क्षेत्र है, जो इलाके हैं, वहां पर पुलिस बल लगाए गए ताकि लोग किसी भी तरह की अफवाहों में ना पड़े, ना अफवाह फैलाए। और साफ तौर पर ये लोगों को हिदायत दी गई थी कि लोग नमाज पढ़े, अपने घरों को लौटे, किसी तरीके की अफवाहों में न पड़े। हालांकि पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। तमाम जो मस्जिदें हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे कि लोग किसी भी तरीके की न अफवाहों में पड़े और न ही किसी तरीके की अफवाह फैलाए। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि आज जुमे की जो पहली नमाज थी वो सकुशल संपन्न हुई और लोग अपने घरों को वापस लौटे हैं। जी पवन, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीए लागू हुआ है, शुक्रवार को जुमे की नमाज भी संपन्न हुई है। देखा जा रहा है कि कई जगहों पर सकुशल नमाज संपन्न कराई गई है, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इसी बीच लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनारस से शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काशी में क्या माहौल देखने को मिल रहा है जुमे की नमाज संपन्न होने के बाद? बताते चले कि इससे पूर्व में जो सीए जो लागू करने की बातें की गई थी, तो काफी उस समय हंगामे का एक माहौल था। मगर अगर आज की बातें की जाए तो चूंकि अब चुनाव भी नजदीक है, तो इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो अपने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। इससे पहले अगर बात की जाए तो ज्ञानवापी मस्जिद में भी लोग जाते हैं नमाज अदा करने के लिए। तो एक गाइडलाइन जारी है, किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे कोई अफवाह ना फैले, इसका एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और किसी भी प्रकार के शरारती तत्वों जो है के द्वारा कोई रूमर ना फैलाया जाए, इस पे विशेष निगाह प्रशासन की बनी हुई है। इससे पहले अगर बातें की जाए तो यहाँ पे फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसके साथ साथ जो है प्रशासन कड़े इंतजाम किए हुए हैं। चूंकि वाराणसी जो है गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल दिया जाता है यहाँ वाराणसी से, तो अभी तक तो जो माहौल जो देखने मिला है, अभी कोई ऐसा कुछ लगभग अभी ठीक ही जा रहा है। अभी तक जो है जो जुम्मे की जो नमाज है अभी तक ठीक जा रहा है, जबकि प्रशासन अगर बात की जाए तो काशी में कहां पर पुलिस का पहरा है? बताते चले कि चूंकि वाराणसी जहां मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है, खासकर जैसे आपका
गदौलिया का जो क्षेत्र है, जी बजरडीहा का क्षेत्र है, सरैया है, इसके साथ साथ लहरतारा लोहता है। तो जी ऐसे अलग अलग जो जी पार्ट में ठीक जो है, है चलें। दिल्ली ज्यादा के जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुमे की नमाज को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं डीजीपी ने भी ये बयान दिया है कि कड़ी निगरानी रखी जाए, किसी भी तरह की अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। वहीं फोर्सों को भी कई जोन में डिवाइड किया गया है और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी निगाहें बिछाई हुई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लगातार नजरें रखी जा रही हैं। तो एक तस्वीर थी 2019 की, जब सीएए पर जिक्र हुआ था, तब अराजकता कई जगह देखने को मिली थी। और एक तस्वीर है आज की, जब सीएए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और सकुशल जुमे की नमाज भी संपन्न हो गई है और किसी तरह की कोई भी अराजकता सामने नहीं आ रही है। तो यूपी पुलिस का सख्त तेवर देखने को मिला है और इसी बीच प्रशासन ने लोगों से गुहार भी लगाई है कि सकुशल अपने त्योहारों को मनाएं। तो रमजान का पावन महीना चल रहा है और रमजान के पावन महीने की पहली जुमे की नमाज और सीएए कानून लागू होने की पहली ये जुमे की नमाज है। तो ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और भारी पुलिस बल भी तैनात था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से जिशान जुड़ चुके हैं। जिशान, आगरा में क्या माहौल देखने को मिल रहा है और जगह जगह पर पुलिस बल तैनात हैं, तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जिशान। दादू, सीए लागू होने के बाद से ये पहला जुमा है और जुमे में जो रमजान है, रमजान का भी पहला जुमा है। तो उसी को लेकर जैसे कि जो नागरिकता संशोधन कानून जो लागू हुआ है, हालांकि 2019 में इसको लागू करने की बात कही जा रही थी, लेकिन ये सीए जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो 5 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके बाद से पहला जुमा है। बड़ी संख्या में इस जुमे को लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। और वहीं अगर हम पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो ताजनगरी आगरा में जो आगरा की बड़ी मस्जिद है, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और ये आगरा की शाही जामा मस्जिद है। यहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं और आला अधिकारियों की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर जो डीसीपी सिटी है सूरज राय, वह पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर मौजूद है और अन्य अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि जो आगरा की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद पे इस वक्त जुमे की नमाज हो रही है। हालांकि जो सीए के बारे में जो नागरिकता कानून संशोधन है, उसके बारे में जो विरोध प्रदर्शन 2019 में हुआ था, हालांकि ऐसा विरोध प्रदर्शन दोबारा से न हो, इसी को लेकर उत्तर प्रदेश डीजीपी द्वारा हाई अलर्ट पर रखा गया है यूपी को। और तमाम जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी आगरा पुलिस की पैनी नजर है। जी जिशान, जानना चाहेंगे कि आगरा को किन किन जोनों में बांटा गया है और पुलिस सुरक्षा किस लिहाजा से की गई है और मस्जिदों के बाहर माहौल क्या देखने को मिल रहा है? तो बता दूं, 5 दिन पहले सीए जो कानून का नोटिफिकेशन जारी हुआ था गृह मंत्रालय की तरफ से, वहीं से ही उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। वहीं हम ताजनगरी आगरा की अगर बात करें तो ताजनगरी आगरा में जिस दिन ये कानून लागू हुआ और जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस दिन से पुलिस लगातार जो संवेदनशील इलाके हैं, जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, वहां पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। तमाम जो सीनियर अधिकारी ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी ने बलरामपुर के दौरे पर क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी है। सीएम योगी ने मां पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। बलरामपुर को 489 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। 466 परियोजनाओं की सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है और इसके अलावा श्रावस्ती की 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तो इस दौरान ग्राम सभा कोयलरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित भी किया और सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प लीजिए, बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में राम
इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। हम सब जानते हैं इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता है, वह पूरा होकर के रहता है। इस धरती का ये महात्मा है और यही कारण है कि इस धरती को कभी राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान दिलाई थी और इसी धरती का महत्व है। सर्वे अटल जी ने अपना पहला राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी बलरामपुर जनपद से करके देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को भी योग्य शासन दिया और दुनिया को सुशासन का लाभ भी दिया। जब सुशासन क्षेत्र में श्यामनगर 20 फुटा रोड पर बच्चों के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। वहीं बीच बचाव कराने आए युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। और आपको बता दें, लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिस दौरान बदमाश विनोद पासी घायल हो गया। वहीं विनोद पासी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 खोखा सहित 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में खैराबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना खैराबाद पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा एक अपराधी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विनोद पासी है। ये जनपद बाराबंकी के गुमठेर थाने का रहने वाला है। इसके विरुद्ध पूर्व में 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती, गैंगस्टर इत्यादि के अभियोग पहले इसके खिलाफ दर्ज किए गए थे। यह थाना अटरिया से वांछित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित किया गया था। कन्नौज के छिबरामऊ नगर में नेहरू महाविद्यालय में राजमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री समेत भाजपा के नेताओं ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सैफई परिवार पर निशाना साधा और कहा, सुब्रत पाठक ने साल 2014 में चुनाव में सैफई में हिला दिया था और 2019 में जीत करा दिया था। साथ ही कहा कि करहल विधानसभा चुनाव में हमने पूरे सैफई परिवार को घर घर वोट बांटने के लिए मजबूर कर दिया था। इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में एएनएम छात्रा के मर्डर का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने नामजद आरोपी सरफिरे महेंद्र बाथम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि शादीशुदा महेंद्र 4 साल से पड़ोसी लड़की को परेशान कर रहा था। साथ ही आरोपी मृतका पर अफेयर का दबाव बनाता था, जिसकी शिकायत पुलिस कई बार कर चुकी, लेकिन वो सरफिरा आशिक नहीं मान रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। लड़की की जो है एएनएम कोर्स जो सैफई मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी हत्या करने की सूचना इटावा पुलिस के जनपद बैतपुरा थाने को मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई किया। साथ ही साथ इसमें मृतका की मां द्वारा नामजद अभियोग अपने निकट पड़ोसियों द्वारा के पर कराया गया था, 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का। उस संबंध में तत्काल जो है पुलिस टीम गठित की गई थी तथा पुलिस टीम गठित करने के बाद मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया। पूर्वांचल की राजनीति में भदोही जिला का नाम बाहुबली विजय मिश्रा के नाम से जाना जाता है। वहीं 2014 में लगातार भाजपा से बाहरी प्रत्याशी जीतकर भदोही की जनता को निराश कर रहे हैं। जहां 2014 में चुनाव में वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया से आकर भदोही लोकसभा में निर्वाचित हुए और वहीं 2019 के चुनाव में बलिया जाने का रास्ता देख लिया। वहीं 2019 में चुनाव के पुणे मिर्जापुर से बसपा के पूर्व विधायक रमेश बिंद 2019 के लोकसभा भदोही से निर्वाचित हुए। आपको बता दें कि जनता को लगा कि जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद रास्ता भूल बैठे। जिसके बाद यूपी के महासचिव डीएम सिंह गहरवार भदोही तहसील के मंच पर अपनी बात रखी और कहा कि भदोही से बाहरी भागों में भदोही बचाओ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं।
सभी को हम सभी लोग निर्वाचित करके जब सदन में भेजे हैं, आज तक भदोही समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं से और व्यवस्थाओं से विहीन रहा है। 27 वर्ष भदोही जनपद बने हो गया, आज तक व्यवस्था विहीन भदोही है। न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं से विहीन यह जनपद अपना जिला, अपना नेता की मांग कर रहा है। इसी से रिलेटेड यह कार्यक्रम था, इसका हमने शुरुआत किया है और निर्वाचन होने तक, चुनाव होने तक यह मुहिम पूरे जिले में मैं टहल करके करता रहूंगा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।